नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CDS 2 2021 में आए हुए साइंस के क्वेश्चन की। देखिए, साइंस के अलावा सारे सब्जेक्ट्स के मैंने एनालिसिस करवा दिए। सभी क्वेश्चंस का मैंने सोर्स बताया है कि जो क्वेश्चन है वो बुक के किस पेज से, कहाँ से NCERT से क्वेश्चन आया या किस रेफरेंस बुक से पूछा गया। सो आइए सेट ए के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे 30 सवाल जो हैं वो साइंस से आते हैं। बहुत ही ह्यूज वेटेज है। और अगर मैं आपको बताऊँ सोर्स का, तो आप अगर आपकी बेसिक साइंस वीक है थोड़ी, तो आप 6 to 10 कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन 9-10 के ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर क्वेश्चन का नेचर कैसा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आपको रियल और एनलार्ज इमेज यानी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ह्यूमन आई से, लेंस से और मिरर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से, और इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस की है। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम लोग करेंगे ही, बट इसके साथ अगर इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कब स्मॉल इमेज बनती है, कब लार्ज इमेज बनती है, तो इसकी भी मैंने एनालिसिस करवाई है अपने लेंस वाले टॉपिक में। आप चेक कर लीजिएगा साइंस की प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हमें रियल और एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे रखना पड़ेगा फोकल लेंथ और ट्वाइस द फोकल लेंथ के बीच में। तो यह है हमारा फोकल लेंथ और यह है हमारा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखिए। आपको ये तो बनाना आता ही होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को निकालते हैं। सबसे पहले ये राइट एंगल में यहाँ पे जाके लेंस से टकराएगा, उसके बाद इसकी हम लोग इंसिडेंट रे निकालेंगे, और इस तरह से रे फाइनली अगर हम लोग जाकर देखें तो एनलार्ज और रियल इमेज बना करके देगी। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते। अगर आपको ये पता है कि इसे कैसे ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी सरल है। एक अलग से वीडियो में मैं सारे जितने भी इमेजेस बनते हैं डिफरेंट तरह के कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, वो सारे डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप इस इमेज को ध्यान से देखकर समझ लीजिए। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमें मिली है AB इमेज। ये आप देख सकते हैं इमेज उल्टी आई है। करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? फोकस और फोकल लेंथ ट्वाइस द फोकल लेंथ के बीच हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तब हमें इस कंडीशन की इमेज मिलेगी। आप देखिए, फोकल ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखने पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे रखने पे क्या बनेगा, ये चीज़ें भी हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन के सोर्स की मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा, बेसिक NCERT में मिरर और लेंस पर काफ़ी डिटेल में बात की गई है। मैंने भी आपकी जो 10th क्लास और 9th क्लास में इन चैप्टर से जो टॉपिक्स डील करते हैं उनकी सेपरेट वीडियो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ करेंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी उनका क्या, वो किस फॉर्म में बनेंगी? क्या वो एलिप्टिकल बनेंगी, क्या वो पैराबोला बनेंगी, हाइपरबोला बनेंगी, या पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में बनेंगी? सो पिछले सवाल की तरह ही ये भी बेसिक NCERT 10th क्लास की NCERT का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जो चुंबकीय प्रभाव हैं उस चैप्टर से ये डील करता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले ओस्टेड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किस डायरेक्शन से आती है, किस डायरेक्शन में निकलती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं जो डिवाइस है हमारी सोलेनॉइड। सो इसी चैप्टर में देख सकते हैं आप फिगर 13.10 में सोलेनॉइड की फिगर दी गई है। सोलेनॉइड का फिगर आप देख सकते हैं, अभी हम लोग इस पर बात भी करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सोलेनॉइड में किस तरह से हमें देखने को मिलेगी। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर को रेप करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, ये है सोलेनॉइड। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों ओर की जो पैटर्न बनाती है वो हमें फिगर में दिखाई गई है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर। सो दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस बन रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो किस फॉर्म में बन रही है? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के रूप में। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइंस है और यहाँ पे थोड़ी बेंड लग रही है देखने में, बट ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाती हैं सोलेनॉइड के इनसाइड। अब ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड के इनसाइड में हर जगह पर सेम है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है सोलेनॉइड में, क्या वो डिफरेंट होती है, आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हर जगह पर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम बनती है, यानी ये यूनिफॉर्म होती है सोलेनॉइड के अंदर।
सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी के जो सवाल हैं वो जो साइंस के सवाल है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10th क्लास के एनसीईआरटी से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिए कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है किस तरह की बनाती है पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ये देखिए अगेन एग्जामिनर का और मेरा दोनों का ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिरर और लेंस के अलावा जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, खास करके लाइट वाला कॉन्सेप्ट जिसमें डिफरेंट मीडियम्स हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, और बहुत बार मैंने अलग से सेपरेट वीडियोज़ में बात भी की है। बहुत बार तो आपको यही पूछा जाता है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण होता है, या जो मिर्ग मरीचिका बनता है वो किस कारण बनता है। ये सारे फिनोमिनाज के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ट्रेवल करती है तो किस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए जिनका साइंस में बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को ब्रेक करना। ये मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को दो टुकड़ों में, इस तरह के क्वेश्चन में दो टुकड़ों में बांट लीजिए। देखिए पहले और दूसरे में स्लो डाउन कहा गया है और तीसरे और चौथे में स्पीड अप। तो यहाँ पे पहले आपको ये निकालना है कि ये स्लो डाउन होगी या स्पीड अप। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये रिफ्रैक्शन का। मैं बेसिक में बता देता हूँ, हालांकि बहुत लोगों को पता होगा। देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रे की मीडियम चेंज होती है तो वो नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के साथ या नॉर्मल से दूर शिफ्ट करती है, और यही जो शिफ्टिंग होती है ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो उसके पीछे भी रिफ्रैक्शन ही वजह है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इमेज ड्रॉ की है। ये वाली जो हमारी लाइन है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला हमारा रेयरर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम। अब जिन्हें रेयर मीडियम नहीं पता और डेंसर मीडियम नहीं पता उन्हें बता दूं। देखिए रेयर का मतलब क्या होता है, विरल माध्यम, यानी जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हों, और डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम, जहां पे जो पार्टिकल्स है वो सामने सामने हो। एग्जाम्पल क्या है फिर, तो एग्जाम्पल देखिए रेयर मीडियम में जैसे अगर आप हम लोग हवा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, एयर हो गई हमारी। बट अगर आप डेंसर मीडियम देखें जो कि सघन होगी, जैसे अगर आप हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्लास हो गई या वाटर हो गई, जो कि एयर के मुकाबले ज़्यादा डेंसर है। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट रे आ रही है और ये जा रही है हमारी डेंसर मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम। सो ये देखिए रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। कायदे से तो यहाँ जाना चाहिए, बट ये थोड़ा शिफ्ट कर जाती है नॉर्मल की ओर। नॉर्मल क्या, ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जो ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल की ओर ही क्यों शिफ्ट कर रही है, तो इसके पीछे का रीजन है स्पीड। देखिए स्पीड जो है रे की वो रेयर मीडियम में ज़्यादा फास्ट रहेगी। ऑफ कोर्स अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए वैक्यूम का, तो 3 × 10⁸ है। बट इसे अगर हम लोग ग्लास में ले जाए, वाटर में ले जाए, तो ये घट करके लगभग 2 हालांकि डिटेलिंग पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट लगभग 2 × 10⁸ हो जा रही है। तो अब आप खुद सोचिए, यहां पे स्पीड ज्यादा है, यहां पे स्पीड आने पे कम हो जा रही है, तो ये तो स्पीड स्लो होने के कारण नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। तो बस यही है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर इसका उल्टा होता कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती तो क्या होता, तो और ये उल्टे नॉर्मल के दूर चली जाती। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे इमेजिन करके सोचे कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो मूव करना काफ़ी आसान है, यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है, तो वो काफ़ी दूर तक मूव नहीं कर पाएंगी, बल्कि सामने ही रह जाएंगी। ठीक है, ये है इसके पीछे का लॉजिक। ना भाई ये सवाल करिए। देखिए हमसे क्या पूछा गया, रेयरर टू डेंसर जाना है। तो सबसे पहले रेयरर से अगर डेंसर जाए, अगर आप इसे ऐसे सोचें क्या वो स्लो होगी या स्पीड होगी, तो इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मान लीजिए खरगोश है, ठीक है। अब वो एक रूम में है जहाँ पे कम भीड़ है, 5 से 10 लोग हैं, और दूसरे रूम में जो है वो करीबन 100 लोग हैं। अब यहाँ पे खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ेगा, और इस रूम से अगर आपने उसे उठा करके इस रूम में डाल दिया तो फिर यहाँ पे वो उतनी फास्ट नहीं चल पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। स्टार्टिंग में रेयरर है, फिर डेंसर है, यानी वो उन रूम में से, यानी जिसमें भीड़ कम है उस रूम से चला जा रहा है ज़्यादा भीड़ वाले रूम में, तो वो क्या हो रहा है, खुद ब खुद स्लो हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, यानी स्पीड अप वाला तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी और डी। अब ए और बी के बीच हम सोचेंगे, तो हमेशा मैं कहता हूँ 50-50 कर लेना आपको, उसके बाद सोचना है ये बेंड अवे होगा या बेंड टूवर्ड्स होगा। बेंड अवे का मतलब दूर जा रहा है। दूर क्यों जाएगा, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, डेंसर का मतलब ये हो रहा है कि उसकी स्पीड घटेगी। तो स्पीड घटने का मतलब ये है कि वो नॉर्मल की टूवर्ड्स बेंड करेगा, ना कि नॉर्मल से दूर जाएगा। स्पीड अगर बढ़ जाती तो वो ज़्यादा दूर भाग जाता। क्यों, क्योंकि स्पीड उसके पास ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया। बहुत बार यहाँ पे डेंसर कर देते हैं, यहाँ पे रेयर कर देते हैं, और बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस इस फिगर को दिमाग में रखिए, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर, उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंजिस्टिंग ऑफ अ सेल एन एमीटर एंड अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल। यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, एक एमीटर लगी हुई है। एमीटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। एक नाइक्रोम का वायर है जिसकी लेंथ एल है, वायर की लेंथ जो है वो घटा करके आधी कर दी जा रही है, तो एमीटर रीडिंग क्या दिखाएगी? यानी बेसिकली आपसे करंट के बारे में पूछा गया कि करंट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, डबल होगा, क्या होगा। तो इसे ऐसे सोचिए कि जो लेंथ है वो आधी की जा रही है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, R इक्वल्स रो एल बाय ए। लेंथ को आप हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? रेजिस्टिविटी भी हाफ होगी, ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर रेजिस्टिविटी हाफ हो रही है तो ए मीटर रीडिंग यानी करंट, तो करंट क्या होगी? डबल होगी। उल्टा होता है, ये पूरा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, गेट्स डबल। अलग से एक वीडियो बना करके सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिलहाल आप समझिए रेजिस्टिविटी अगर हाफ है तो यहाँ पे जो मीटर की रीडिंग है वो डबल होगी। अदरवाइज फिर एक एक न्यूमेरिकल में 5-5 मिनट लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अलग से सारे एक साथ सारे कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके सेपरेट वीडियो कर दूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डबल। वैसे भी आप समझ सकते हैं, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर के बारे में पूछा गया, ह्यूमन बॉडी में प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो पहली बात तो ये बताइए कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगी, प्रेशर बढ़ेगी तो एरिया घटेगी। इस बात को बखूबी समझते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंटेड नाइफ है तो वो ज़्यादा धारदार रहेगी, क्यों? वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी एरिया कम है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बैग्स को स्टेपर रखा जाता है वाइड को, क्योंकि जो अगर बैग को जो हम लोग टांगते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि अगर उनकी जो स्टेप्स है वो चौड़े रहेंगे तो हमें एरिया बढ़ जाने के कारण प्रेशर कम महसूस होगा। इसी तरह से ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है रेगिस्तान के अंदर, क्यों? क्योंकि उनके पैर छोटे होते हैं तो पैर धंसते नहीं, प्रेशर एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम लगता है। ठीक है, ये रीज़न है। सो ऑप्शंस देखते हैं। लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। तो पहले तो ये सोचिए, जब आप स्टैंड कर रहे हो तो एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है स्टैंडिंग में। और जब लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है? एरिया ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये बताइए पहले कि एरिया आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो लार्जर बोला गया है स्टैंडिंग के टाइम पे और लाइंग के टाइम पे कम बताया गया है। तो अगर जब आप स्टैंड कर रहे हो तो ऑफकोर्स एरिया कम लग रहा है, एरिया कम लग रहा है यानी प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। प्रेशर के बारे ही तो आपको पूछा गया लाइंग के मुकाबले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप एरिया और प्रेशर के बीच के रिलेशन को समझते हो तो, कि इन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी जब आप खड़े हो तो आपका एरिया कम है, एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। जब आप लाइंग हो तो स्टैंडिंग के मुकाबले आपका एरिया क्या है? एरिया आपका ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम लग रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन माय फेवरेट क्वेश्चन। और अगर आपको याद हो तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड CDS 1 2022 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। बहुत कम लोगों को समझ में आया, इसलिए मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी है। अभी भी आप उसे चेक कर सकते हैं। आप आई थिंक उस वीडियो का टाइटल होगा डिस्प्लेसमेंट टॉपिक आस्क्ड इन CDS 1 2022। तो देखिए क्या कहा गया है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर था, हालांकि क्वेश्चन अलग था बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। तो 100 मीटर का डायमीटर है, 20 सेकंड में कोई एथलीट 1 राउंड को कंप्लीट करता है। आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है 1 मिनट के बाद और 10 सेकंड के बाद। तो ये करते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए जो हमें डायमीटर दी गई है वो कितनी है? 100, राइट। और ये 20 सेकेंड्स में पूरा चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ ए और यहाँ पे पॉइंट है हमारा बी। अब हमें 3 चक्कर के बाद यानी 60 सेकंड में वो 3 चक्कर लगाएगी, क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसे 20 सेकंड लग रहा है। तो 60 सेकंड में 3 चक्कर लगाएगी। तो 3 चक्कर लगाने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी? मान लीजिए ए से उसने चलना शुरू किया या दौड़ना शुरू किया, तो एक बार का चक्कर ये, दूसरे बार में ये यहाँ पे चक्कर लगाई, तीसरे बार में ये वापस यहीं पर पहुँच गई। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी 2 पॉइंट्स के बीच का। यानी ए से उसने चलना शुरू किया, ए पे ही वो खत्म हो गई। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या बनी? 0, क्योंकि जो पॉइंट का डिफरेंस है, जो पाथ का डिफरेंस है वो क्या आया? 0। यानी 60 सेकंड के बाद तो 0 आया। और 10 सेकंड का भी आई थिंक पूछा गया, तो 10 सेकंड भी निकाल लेते हैं। जब वो 20 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रही है तो मान लीजिए 10 सेकंड में वो कितना लगाएगी? आधा लगाएगी, राइट। तो आधा लगाने का मतलब मान लीजिए ए से चलना शुरू किया और बी तक लगाई, तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? नाउ आप ये हमें जवाब दीजिए। तो वो ए से बी तो जा रही है बट इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए बी है, राइट। और ए बी क्या है? 100 मीटर का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, ए से बी तक वो जा रही है और ए से बी तक जाने के जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे ए बी है।
ठीक है। अगर डिस्टेंस पूछते तो ये वाला हमें सेमी सर्कल वाला पोजीशन जो आर्क आप जो देख रहे हो ए बी, ये हमें निकालना पड़ता, लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अब आप खुद सोचिए, अब आप यहाँ पे खुद सोचिए कि ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रही है ए बी की, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। हाँ, अब देखिए ए बी की, तो ये वाली शॉर्टेस्ट है या फिर ये, तो आप कहेंगे ये वाली तो ज़्यादा लेंदी रास्ता है, ए बी यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी हमारा आंसर क्या निकला, 0 निकला और 100 निकला, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा हमारा, 0 और 100, ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन उस वीडियो को आप देख लीजिए, अगर आपको जरा भी डाउट है तो डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो, बहुत ही मजा आएगा आपको, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इस कॉन्सेप्ट पर बात की है। और ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अभी कल जो एग्जाम होने वाला है, क्या पता उसमें भी डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे पूछा जाए क्वेश्चन, कल सीडीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। पहला कहा गया ये सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। दूसरा कहा गया डिफरेंट कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन के डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये डिफरेंट कलर को दिखाता है। तीसरा कहा गया है कि एसिड या फिर बेस के ट्राइटेशन में स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में, स्ट्रेंथ को पता करने में ये मदद करता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको बताता हूँ। सो ये क्लास 10th की NCERT का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। मैंने आपको बहुत बार बताया ऑलरेडी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसिड और बेसिस के ऊपर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे अगर सुबह ही जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ पे एंटासिड्स के बारे में पूछा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा रिएक्शंस वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो इसी में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है, इसे पता करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात आती है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। सो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर को दिखाती है हाइड्रोजन के डिफरेंट कंसंट्रेशन में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन को स्केल को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल हुआ। और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये मिक्सचर होती है सेवरल इंडिकेटर्स की। सो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ, ये मिक्सचर है सेवरल इंडिकेटर की, डिफरेंट कंसंट्रेशन को भी दिखाती है, और एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये जनरल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पे तीनों ही बातें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। कार्बन के एलोट्रॉप्स दिए गए हैं, ऑप्शन है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। सो इतने इजी क्वेश्चन के लिए तो ऑफ कोर्स मैं सोर्स लाऊंगा नहीं, आपको ये पता होना ही चाहिए कि जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है। तो 1 को आप एलिमिनेट कर दीजिए और यहाँ पे आपका आंसर निकल गया है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। वैसे भी आपको पता होगा ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की नोक में जो काला वाला पार्ट होता है वो गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो कभी उसे ट्राई भी मत करिएगा। और फुलेरिन और डायमंड काफ़ी कठोर हैं और ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है, पृथ्वी की भूपर्पटी, यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी देखने को मिलती है। तो अगर आपको याद हो, जो मैंने सुबह CISF वाला पेपर डिस्कस किया उसके साइंस क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बट इसके अलावा अर्थ क्रस्ट का भी कॉम्पोजिशन पूछी जाती है। और यह मैंने ऑलरेडी अपनी ज्योग्राफी एनालिसिस, जब मैंने बहुत ही पहले, आई थिंक 2 महीने पहले जो एनालिसिस करवाई थी CAPF की, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है CAPF के ज्योग्राफी एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करते हैं। सो अगेन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, क्वेश्चन 9, 10th NCERT से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 आप देख सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। यहाँ पे बात की गई है कि अर्थ के क्रस्ट में जो है वो बहुत ही कम मात्रा देखने को मिलता है कार्बन का, सिर्फ 0.02% है। जब कार्बन के महत्ता की बात आती है, कार्बन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी से लेकर हर जगह लगभग कार्बन विद्यमान है और ये कैटेनेशन दिखाता है। तो इन सब बातों के तहत ही ये बताया गया हमें NCERT के अंदर ही कि बहुत ही कम मात्रा है हालांकि पृथ्वी की भूपर्पटी में, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में वो भी बहुत कम है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो 0.03% ही सिर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जबकि अर्थ क्रस्ट में कार्बन की मात्रा देखें तो 0.02% है। सो हमने देखा यहाँ पे कार्बन की मात्रा अप्रोक्स कितनी है, 0.02%। एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 0.025%, लेकिन 0.02 भी अगर आपको पता है, 5 को हटा भी देते हैं तो यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही कम कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैंने तो सोचा था इस वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस करूं, बट आई थिंक 10 ही हो पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अदरवाइज फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जब कॉपर को आप मोस्ट यानी नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हवा में रिएक्ट करवाते हो तो एक ग्रीन कोटिंग देखने को मिलती है। वो किस कंपाउंड की ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर में? तो किस कंपाउंड की होती है? क्यूप्रिक कार्बोनेट की होती है, क्यूपरस ऑक्साइड की होती है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की होती है, या फिर कॉपर सल्फेट की। अगेन क्वेश्चन के सोर्स की बात करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देखना चाहते हो तो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 में कोरोजन की बात की गई है। कोरोजन का मतलब आपको पता होगा, जो जंग लग जाती है वो कोरोजन कहलाती है। तो इसी के अंदर एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सिल्वर आर्टिकल्स तो वाला हो ही गया, जो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनती है। उसके अलावा एक और जो कोटिंग बनती है वो कॉपर की। देखिए, कॉपर जब नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है तो अपने जो शाइनी ब्राउन सरफेस, जो चमकदार भूरे कलर की जो उसकी परत होती है वो खो देती है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है। अब ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ये कुछ नहीं होता बल्कि कॉपर कार्बोनेट होता है। लेकिन अगर आप इसे सोचें कि कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की रिएक्शन में कॉपर कार्बोनेट कैसे आएगा, तो यहाँ से आप इसमें गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नमी यानी वाटर H2O की भी मात्रा है और ऑक्सीजन की भी मात्रा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जा रहा है। जिन्होंने कभी ग्रीन कोटिंग नहीं देखी कॉपर की तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा कॉपर, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑफ कोर्स ये वाटर के, क्योंकि नमी है तो वाटर भी रहेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि एयर के प्रेजेंस में किया जा रहा है। यहाँ पे हमें मिलेगा कॉपर कार्बोनेट प्लस हमें यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड की भी मात्रा मिलेगी थोड़ी सी, और यहाँ पे हम इसे बैलेंस कर देंगे तो ये 2Cu बन जाएगा। यही इसके पीछे का रिएक्शन है। रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता होगा। तो कॉपर कार्बोनेट, यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट की प्रेजेंस देखने को मिलती है इस ग्रीन वाले पार्ट में। करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए। एक ही में वैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट की बात की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के साइंस के क्वेश्चन करेंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और आपको अगर ये तरीका पसंद आ रहा है हमारा क्वेश्चन के साथ साथ पूरे सोर्स को पूरी डीप एनालिसिस करने का, भले ही कितना भी वक्त लगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ कि उससे इर्द गिर्द उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, और अगर वो क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए, उसे आप बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकें। तो अगर आपको हमारे ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।